गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज हम हरिवंश की पतन की एक कहानी सुनेंगे। तो इससे पहले उदयन का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे। आज स्टार्ट किया था बिंबिसार से और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और अब उदयन। ये हरिवंश के पतन की कहानी है। कैसे हरिवंश फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया थी। सेकंड दत्तवंश का तो खैर मिलता नहीं है पुराणों में ज़्यादा, लेकिन पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में पहली जो डायनेस्टी शुरू होती है वो हरिवंश की शुरू होती है, क्योंकि बिंबिसार के टाइम पर ही जैन मुनि महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया और गौतम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया। दोनों बिंबिसार के कंटेम्परेरी थे। उनके ही समय काल में दोनों का जन्म हुआ और उनकी यात्रा शुरू हुई। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहर जिसने बसाया हो, एक ऐसा शहर जो आगे चल के भारत की किस्मत ही बदल देता है। लेकिन उस राजा की वंशावली जो थी 3-4 पीढ़ियों के अंदर ही खत्म हो। लगभग 60 साल उन्होंने मगध के ऊपर शासन किया, और साथ में एक बदनुमा दाग भी लेके रखा उन्होंने अपने साथ, पितृहंता परिवार। बिंबिसार के पिता ने उनको राजा बनाया था और उस समय उनकी उम्र 15 साल थी। ये माना जाता है कि बिंबिसार जो है उस समय के पंजाब से विस्थापित होकर मगध आए थे और अपनी बुद्धि कुशलता से मगध के वो राजा बने थे, राजगृह के राजा बने थे। मगध तो महाजनपद था, तो राजगृह के राजा बने थे बिंबिसार के पिता। और उन्होंने बिंबिसार को उनकी जब मृत्यु हुई तो बिंबिसार की उम्र 15 साल थी। 15 साल की उम्र में बिंबिसार बने थे। तो उसी वंश की एक अगली कहानी है ये। इसमें जब अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उदयन जो है उनके पुत्र, उनको बौद्ध ग्रंथों में उदयभद्रा भी बोला जाता है, पुराणों में उदयन बोला जाता है। जैन जो ग्रंथ है उसके अंदर भी उनको उदयन बोला जाता है। वो अपने पिताजी जैसे नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ करी हैं या कोई किसी कंट्री को कॉन्कर किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। उसकी सोच जो थी कि कैसे राज्य को डेवलप करना है, कैसे अपनी जो प्रजा है उसकी हैंड होल्डिंग देनी है उसको। तो ये सोच के ही उसने एक अटैक किया था अवंती के ऊपर, लेकिन जीत नहीं पाया, वापस आ गया। तो परेशान भी था कि देखो मेरे फादर अजातशत्रु जिन्होंने इतना बड़ा अंपायर इकट्ठा किया बहुत थोड़े टाइम में, मेरे दादा बिंबिसार जिन्होंने मगध अंपायर की शुरुआत करी, और मैं जो है एक छोटा सा युद्ध नहीं जीत पाया। तो साथ में वो ये भी सोचते रहते थे कि भाई मैं कैसे मगध की तरक्की कराऊं। तो
तो उन्होंने एक अपने जो किसान लोग और व्यापारी जितने भी थे उनको उनकी परेशानियां सुनने के बाद कि राजगृह जो उनकी राजधानी थी वो पहाड़ों के ऊपर थी और खेती जो होती थी नीचे होती थी और लोहे की खदानें भी नीचे थी। तो वो जब अपनी सामान को राजगृह से नीचे गंगा तक लेके जाना होता था, उन्हें या मैदानों में ले जाना होता था व्यापारिक क्रियाकलापों के चलते बड़ी तकलीफ होती थी। तो क्या किया फिर उन्होंने प्लान किया भाई एक नया शहर बसाते हैं पाटली कुसुम ग्राम के पास। तो वो जगह उन्होंने सेलेक्ट करी थी गंगा और सोन नदी का जो संगम है बिल्कुल ठीक उसके बीच में, जहाँ पे गंगा और सोन नदी आके मिलती थी, वहाँ पर उन्होंने वो एक स्थान फाइनल किया और वहाँ पर उन्होंने राजधानी बनाई और उस राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, जो आज पटना है। किसी समय में उसको कुसुम ध्वज भी बोला गया और वैसे उस गांव का नाम था कुसुम ग्राम। वो एक ऐसा शहर था जिसने एक समय में पूरे भारतवर्ष पे राज किया और भारतवर्ष से भी आगे निकल के राज किया, उधर अफगानिस्तान तक और इधर थाईलैंड तक, थाईलैंड कंबोडिया तक, उसी पाटलिपुत्र से। तो जब बनी तो फिर जब राजधानी बनी तो आसपास के राज्यों को भी पता चला राजधानी बनाई है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत ताकत है, तो जैसे ताकत आती है वैसे ही दुश्मन और कॉन्स्पिरेंसीज शुरू हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं कि उर्दू में साजिशें होनी शुरू हो जाती हैं। तो चारों तरफ साजिशें चलती रहती थी। फिर एक दिन क्या करते हैं कि भाई वो दिन जो है अपनी सभागार में बैठ के तो जैन मुनियों के प्रवचन सुन रहे होते। तो उनमें से ही एक मुनि ने जो ये बोला गया था कि भाई अवंती के राजा प्रद्योत के लोगों ने उसको भेजा था इसको मारने के लिए, क्योंकि वो दुश्मनी बिम्बसार के टाइम से चली आ रही थी, शत्रुता जो थी इनकी हरेक वंश की और राजा प्रद्योत के वंश की। अवंती का चाह रहा था कि मैं मगध पे कब्जा कर लूं और मगध चाहता था मैं अवंती का भी कब्जा कर लूं। तो उस समय फिर जैन मुनि ने अपने पास एक तेज धार का हथियार रखा हुआ था, छुरी का हो या छोटी तलवार को, उससे उदयन का गला काट दिया। और बुद्ध धर्म के कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि उदयन के बेटे अनिरुद्ध ने राजगद्दी लेने के लिए गला काट दिया। और इस परिवार को, इस डायनेस्टी को किताबों में पितृहंता भी लिखा हुआ है कि ये लोग बेटे जो हैं इतने उतावले हो जाते थे इसको राजपाट काम लेने के लिए और मुकुट पहनने के लिए समय से पहले ही अपने राजा को मार देते थे। लेकिन उदयन भले ही हिस्ट्री ने उसको इतना याद नहीं रखा, लेकिन उसने अपने राज्य के लिए बहुत काम किया। उसने नई राजधानी बनाई, साथ में उसने बौद्ध विहार बनाया और
एक चैतन्य विहार भी बनाया, जैन मुनियों के लिए मंदिर बनाया। तो जैन बुक्स में उसको एक बहुत ही फादर रिस्पेक्टेड सन के रूप में लिखा हुआ है। और इसके कंट्राडिक्शन में बुद्ध के जो ग्रंथ है उसमें उसको भी एक पितृहंता ही दिखाया गया है। उदयन के बाद उसके बेटे ने अनिरुद्ध ने किंगडम संभाला, लेकिन साजिशें तो चलती रही। तो उदयन के बाद अनिरुद्ध बैठे रहे और थोड़े दिन के बाद अनिरुद्ध की भी हत्या हो गई। उसके ही बेटे ने उसको मार दिया मुंडक में, और राज्य की हालत खराब होती चली गई। लोग करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राजा का कंट्रोल नहीं रहा। अपने जो मंत्री थे और सेना के उच्च पद पे जो भी आसीन थे उनसे धीरे धीरे राज्य जो था वो कमजोर होता चला गया। फिर मुंडक की हत्या उसके बेटे ने कर दी, नागदशक ने। नागदशक काफी दिन तक रहा। ये लगभग समझ लो 60 बरस तक इन्होंने शासन किया पूरे वंश ने। और नागदशक की हत्या, नागदशक को फिर पब्लिक ने उतार दिया। नागदशक पब्लिक त्रस्त हो गई मगध की ना, कि भाई ये लोग अपने गद्दी लेने के लिए अपने राजा को ही मार देते हैं। थोड़े दिन के बाद परेशान होके उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया और एक महात्य होते थे, अमात्य, उनका नाम था शिशुनाग। वो काशी वैशाली के थे और वैशाली में ही जन्मे थे और हर्यंक वंश के ही एक गवर्नर थे। जो रियासत जो राज्य था और उसका हर्यंक वंश का मतलब आप मान सकते हैं हम लोग कि जो नागदशक थे उनका ही एक मंत्री था जो एक अलग जनपद को देखता था, उसका गवर्नर था। उसको चुन के लेके आए और उसको उन्होंने राजा बनाया। वो बहुत ही सक्षम गवर्नर था। हालांकि ये बोला जाता है कि वो वृज्जी जो जनपद था उसके किसी राजा का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ एक गणिका थी। गणिका समझ लीजिए कि वो वैसी लेडी जो राजा के साथ रहती थी, लेकिन उसको पत्नी का पद नहीं मिलता था। तो वो तो उसमें ब्लड तो उसमें राजसी ही था, लेकिन गणिका पुत्र माना गया उसको। तो बहुत समझदार और बहुत अच्छा प्रबंधक थे शिशुनाग। उन्होंने आके पब्लिक ने उनको बिठाया। आप सोच नहीं सकते कि आज से 2400 साल पहले भारत में ऐसी भी प्रथा थी कि राजा जो था पब्लिक ने चुन के उसको बिठाया। इसलिए मेरे को ये बड़ा ही स्टोरी जो है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी वाली जो चीज़ थी वो आज से नहीं है, वो हजारों साल पहले से। तो शिशुनाग जब राजा बने तो उन्होंने फिर अपना शुरू किया। उन्होंने अवंतिका भी जीता, उन्होंने वत्स भी जीत लिया और राज्य का बहुत विस्तार किया। और शिशुनाग वहाँ से
जो था, एक नया डायनेस्टी शुरू होती है जिसको शिशुनाग डायनेस्टी बोलते हैं हम हिस्ट्री में। और मैं आपसे ना एक चीज़ जो मेरे मन में है बहुत दिनों से, मैं सोचता था कि भाई मेरे ख्याल मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे समय काल में ही पैदा हुए, स्कूलिंग करी। पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, महाभारत और रामायण या बौद्ध ग्रंथ जैसे हैं कई सारे, विनय पिटक है, सूत पिटक है, और ऐसे ही कई जैन ग्रंथ हैं। हम लोगों के दिमाग में एक बात भर दी, ये तो धार्मिक किताबें हैं, इसमें धर्म का ज्ञान होता है। और असली जो हमारी जो हिस्ट्री है ना, इन्हीं किताबों में लिखी है, पुराणों में। ठीक है जी, ऋग्वेद में लिखी हुई है, लेकिन मिक्स है सब कुछ इसमें। मतलब उसमें ये भी बताया था कि हम लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं या क्रिया कांड, कर्म कांड कैसे किया जाता है। बुद्धिज्म में भी लिखा हुआ है, जैनिज्म में भी लिखा हुआ है, हमारे सारे पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन हिस्ट्री के साथ उस समय हिस्ट्री राइटिंग ऐसा ही था कि भाई हिस्ट्री तो लिख रहे हो और साथ में जो रूटीन लाइफ है कैसे की जाती है। अभी तो आजकल तो रिलीजन अलग कर दिया है और हिस्ट्री या एजुकेशन अलग हो गई है, उस समय तो एक ही था। तो अब जाके समझ में आता है कि वो पुराण जो है, जिसको आज भी मेरे जैसे कई लोग या सारे ही लोग सोचते हैं पुराण तो धार्मिक किताबें हैं। धार्मिक किताबें नहीं है पुराण, हिस्ट्री है हमारी, रिटर्न हिस्ट्री। ये सारे जो चंद्रगुप्त मौर्य और जितने भी डायनेस्टी हुई हैं ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी तक, गुप्ता अंपायर तक, वो सारी की सारी पुराणों से ही, और उनमें से कुछ हमारे यहाँ उसमें डाल दिया है हिस्ट्री की बुक्स के अंदर। गुप्त वंश से डली है, इसमें स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त से शुरू हुआ था वो, और समुद्रगुप्त तक गया। और कमाल की बात है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया। अबे नेपोलियन तो हालांकि पैदा ही कल हुआ था, समुद्रगुप्त तो कहाँ 4वीं-5वीं शताब्दी का। उसको नेपोलियन को बोल सकते थे कि समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। ओके जी, फिर बात करते हैं। वेरी वेरी शुभ रामनवमी। थैंक यू।